तो बोलने के लिए कभी मना नहीं किया जाता, सभी से मैं बोल रहा हूँ। और अगर आपसे कोई दूसरा आपका कोई फ्रेंड ऐसे बोल रहा है तो आप मत सुनो, ठीक है? आप मुझे बता दो या उनको बोल दो कि आप सर से बोल दो। ओके, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अच्छा हीना आपने बोला, गुड हीना। अब नो मत सर, बोलना। नो सर, हमने नहीं बोला उससे। आपने लिखा हुआ है, मैंने बोला। अच्छा आपने चलो ठीक है, बता देना मुझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा आज ये लास्ट क्लास है, इसमें ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था। और इसमें आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने सम के बारे में पढ़ लिया था कि किसी भी समांतर श्रेणी में अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। और अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी की लास्ट टर्म गिवन है, अगर हमें किसी भी एपी की लास्ट टर्म गिवन है, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है। हेलो नंदिनी, गुड इवनिंग। तो इन दोनों फॉर्मूला का हम यूज करते थे सम निकालने के लिए। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक रिलेशन। रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि an, nth टर्म का मतलब क्या है an, और सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या है Sn। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इनके बीच में एक रिलेशन ये होता है कि जो हमारी nth टर्म होती है वो बराबर होती है सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एपी की nth टर्म यानी an इक्वल होती है उसी एपी के n टर्म्स के सम के माइनस उसी एपी के n-1 टर्म्स के सम के। ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। अभी एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं इसको आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि किसी एपी के 30 टर्म्स का सम 250 है और 29 टर्म्स का सम 200 है। आपको बताना है कि A30 क्या होगा। आपको बताना है कि A30 क्या होगा। मानसी बताओ क्या पूछना है। सर आज अवंती का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो डिस्कस वो बाद करना में था। बाद में देखेंगे, बाद में देख लेंगे। ओके ठीक है, सर। अभी इस पर इसको देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई एक एपी है जिसकी 30 टर्म्स का सम 250 है और 29 टर्म्स का सम 200 है, तो आपको 30th टर्म बतानी है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? इस फॉर्मूले से करना है। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, Sn-Sn-1। अब आप देखो, आपको निकालना क्या है, A30। यानी अगर मैं n की जगह 30 रख दूं तो A30 आ जाएगा ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, A30। तो अगर मैं फॉर्मूले में n की जगह 30 रख दूं तो A30 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में मैं n की जगह 30 रख देता हूं, तो A30 इज इक्वल टू Sn की जगह 30 माइनस Sn की जगह 30-1। तो यहां पर क्या आया, A30 इज इक्वल टू S30 माइनस S30 में से बन गया 29। तो S30 कितना है, 250। S30 की वैल्यू कितनी है, 250 माइनस S29 की वैल्यू कितनी है, 200। तो आंसर क्या आया, A30 इज इक्वल टू 50। समझ में आया क्वेश्चन से ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है? आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, सम दिया होगा
और जितनी टर्म्स का सम दिया उससे एक कम करके, जैसे यहाँ 30 है तो एक कम करके 29 टर्म्स का दिया हुआ है, आपको A30 निकालना है। तो ये फॉर्मूला लगाओ, n की जगह 30 रख दो, बाकी सब जगह भी 30 रख दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एपी की 20th टर्म 100 है या 50 है, ठीक है, उस एपी की 20th टर्म्स का सम 90 है, तो आपको निकालना है S19 क्या होगा। हाँ मानसी, मैं 2-4 क्वेश्चन इस पर कराऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, SN-SN-1। ठीक है। अब देखो, अगर मैं n की जगह 20 रख दूं, यहां देखा करो ना, A के नीचे जो लिखा है वही वही n की जगह रख दो। समझ में आया? यहाँ पर A20 है और यहाँ पर AN है। अगर मैं n की जगह 20 रख दूं तो ये भी A20 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे करना है, अपने क्वेश्चन में देखो A के नीचे क्या लिखा है। जैसे पिछले वाले में A के नीचे क्या लिखा था, 30, तो मैंने n की जगह 30 रख दिया और सॉल्व कर दिया। ऐसे ही इसमें A की नीचे क्या लिखा है, 20, तो n की जगह क्या रख दो, 20, तो A20 माइनस एस, n की जगह 20 माइनस एस, 20 माइनस 1, तो A20 इज इक्वल टू S20 माइनस एस, 20 में से बन गया 90। अब A20 कितना दिया हुआ है, 50, इज इक्वल टू S20 कितना दिया हुआ है, 90, माइनस S19 आपको निकालना है। यहां तक क्लियर है सभी को? मानसी बताइए, यहां तक क्लियर हुआ? सर 50 लिखा हुआ है वहाँ पे। कहाँ 50 लिखा हुआ है? N20 के बाद 50 लिखा हुआ है। कहाँ बोल रहे हो? सर ये फोर्थ लाइन वैल्यूज, समझ में नहीं आई। A20 की वैल्यू 50 है, A20 की जगह 50 रख दिया, इक्वल इक्वल, S20 की वैल्यू क्या है, 90, तो 90 रख दिया, माइनस माइनस, S19 मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन है। ओके सर। A20 की जगह 50, ठीक है। अब S19 इज इक्वल टू कितना होगा, S19 को उधर ले जाओ, 90 माइनस 50, तो कितना आया, 40। तो S19 की वैल्यू क्या आ गई, 40। कुछ क्लियर हुई चीजें? ठीक है, चलो और करते हैं थोड़े क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने कहा कि A15 इज इक्वल टू है, A15 की वैल्यू निकालो अगर S15 इज इक्वल टू 56 है और S14 इज इक्वल टू 30 है। फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। आपको कुछ नहीं करना, आप A के नीचे देखो क्या लिखा है, A के नीचे देखो क्या लिखा है। तो A के नीचे 15 लिखा है ना, तो इसमें N की जगह 15 रख दो बस। ट्वेंटी सिक्स, वेरी गुड सलोनी। 26, आशु, मनीषा, रानी शर्मा, वेरी गुड। तो देखो, अगर मैं यहां पर पूछा गया है A15 क्या होगा, भाई n की जगह 15 रख देंगे तो A15 हो गया, इज इक्वल टू, इसमें भी n की जगह 15 रख दिया, माइनस, इसमें भी n की जगह 15 माइनस 1, सो A15 इज इक्वल टू S15 माइनस S, 15 में से क्या, 14 बचा। अब A15 आपको निकालना है, S15 कितना दिया हुआ है, 56, माइनस S14 कितना दिया हुआ है, 30, सो A15 इज इक्वल टू 56 माइनस 30 इज 26। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करना है हमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। 10th टर्म मतलब A10 आपको निकालना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स यानी S10 हमें दिया हुआ है कितना 235 एंड सम ऑफ 9 टर्म्स यानी S9 हमें दिया हुआ है 220। बताओ क्या आएगा A10 इज इक्वल टू। ये फॉर्मूला यहां पर ये लिखा हुआ है, इसका यूज करो। फिफ्टीन, वेरी गुड। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1। तो AN की वैल्यू यानी N की जगह अगर मैं 10 रख दूं तो ये A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S10-1। सो A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S10 में से बन गया 9। सो A10 इज इक्वल टू S10 की वैल्यू कितनी है 235 माइनस S9 220। तो ये कितना आ गया 15, 15। तो A10 की वैल्यू क्या आ गई 15। समझ आया सभी को कैसे करने हैं सॉल्व क्वेश्चन ये? ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? तो यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टाइप का और क्वेश्चन करते हैं, इसमें फिर पोल में करेंगे। मैं आपसे पूछूं कि S35 माइनस S34 किसके बराबर होगा? चार ऑप्शंस मैंने लिखे यहां पर, A35 के, A34 के, A1 के या A69 के। बताओ किसके बराबर होगा? इसको देखो, इसको SN-1 किसके बराबर है? AN के। ए, वेरी गुड सलोनी, हीना, वेरी गुड। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से कि SN-1 किसके बराबर है? AN के। कहने का मतलब यह है कि S के साथ जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है वही A के साथ आता है। भाई एक बात बताओ, N और N-1 में से बड़ा कौन होगा? ये चलो मैं आपसे पूछूं, 5 और 5-1 में से बड़ा कौन है? 5। 5 है ना, क्योंकि 5-1 तो 4 होते हैं। ऐसे ही N और N-1 में से बड़ा कौन है? N और N-1 में से बड़ा कौन है? एन। N है ना, एन। क्योंकि ये तो N से एक कम है। इसका मतलब क्या है कि N में से एक कम कर दो, और ये क्या है? N है। तो बड़ा कौन होगा? ये होगा ना बड़ा। तो जो इन दो S के साथ जो दो चीजें लिखी हैं, दो नंबर्स लिखे हैं, वो उनमें जो बड़ा है वही A के साथ आ रहा है। A के साथ भी तो N ही आ रहा है। फॉर्मूले में आप देखो, जो बड़ा है इन दोनों में से, N और N-1 में से N बड़ा है तो A के साथ N आ रहा है। सेम इन दोनों में से बड़ा कौन है? 35 और 34 में से कौन है बड़ा? 35। तो जो बड़ा वाला है वही A के साथ आएगा, यानी A, ऑप्शन A35। बात क्लियर हुई? बात यस क्लियर सर। हुई? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए किसके बराबर होगा, तो आप जो इसमें बड़ा है A35 बड़ा है तो A35। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कह दूं S356 माइनस S355 किसके बराबर होगा? 356। बताओ इन दोनों में से बताओ किसके बराबर होगा? ए। ए के। ठीक है, तो ए के साथ बड़ा बड़ा नंबर ही आएगा, यानी 356, यानी A356 के इक्वल होगा। और ये आया कहां से? ये आया कहां से? ये यहां से आया है। ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, AN इज इक्वल टू
एस एन माइनस वन, इसमें भी तो यही हो रहा है, एन और एन माइनस वन में से एन बड़ा होता है, तो जो बड़ा है वही ए के साथ आ रहा है। तो 356 और 355 में से 356 बड़ा है, तो ए के साथ 356 आएगा। क्लियर है सभी को? तो मैं पोल में दे रहा हूं एक ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, करें क्वेश्चन एक पोल में। चलिए, S10 माइनस S9 किसके इक्वल होगा? पोल में आंसर करना है। पोल में आपको भेज रहा हूं। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। अभी तो मैंने कराया है ऐसा क्वेश्चन, समझ में क्यों नहीं आया? सेम ऐसा ही तो भी कराया है मैंने, सेम ऐसे ही तो दो एग्जांपल कराए हैं मैंने। S10 माइनस S9 किसके बराबर होगा? S10 माइनस S9 किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो आपको फॉर्मूला पता है? ऐसा ऐसे मत बोला करो क्वेश्चन समझ नहीं आया। सेम ऐसे ही तो क्वेश्चन कराया अभी, सेम ऐसे ही दो क्वेश्चन। मैंने बताया जो बड़ा लिखा है, बड़ा नंबर है, वही ए के साथ आता है। तो आप इसमें देख लो बड़ा कौन है। आ गया तो समझ में, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, वहाँ पे एस लिखा हुआ था इसमें। ओके, हाँ जी हिना, अभी तक बताया नहीं आपने, पिंकी एंड हिना, कोई मैसेज अभी तक आया नहीं है। सर हाँ जी, बोलिए। पिंकी बताएगी सर। कोई भी बताओ, बस मुझे जानना है, क्लास के एंड होने तक देखते हैं। चलिए, लास्ट लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो अ, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था AN = SN - SN-1, यानी इनमें जो बड़ा है n और n-1 में से ऑब्वियसली n बड़ा है, तो वही a के साथ आ रहा है। सेम 10 और 9 में से 10 बड़ा है, तो a के साथ क्या आएगा? A10, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को ये? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहा गया है। आपसे बोला गया 25th टर्म यानी A25 आपको निकालना है। ठीक है, S25 आपको दिया हुआ है 1530, S24 आपको दिया हुआ है 1500। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, AN = SN - SN-। तो ऐसे एग्जांपल्स मैंने कराए थे, करिए। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया था।
हम्म। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां पर आप देखो ए के साथ क्या लिखा हुआ है 25, यानी ए एन की वैल्यू 25 इज इक्वल टू S25 माइनस एस एन की जगह 25 - 1। सो A25 इज इक्वल टू क्या हुआ S25 माइनस S24। तो A25 इज इक्वल टू S25 है 1530 माइनस 1500 और इनको माइनस करके कितना आया 30, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी। सिंपल था ये, मैंने आपको अभी कराया था। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी अगर आपको मान लो फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो n की जगह 10 रख दो। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो n की जगह 50 रख दोगे। अगर आपको फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो n की जगह 1000 रख दो। बात क्लियर हो रही है? यानी जितने भी इंटीजर्स का आपको सम निकालना है फर्स्ट, ये बात जरूरी है, फर्स्ट मतलब ये है कि 1 से स्टार्ट होकर, मान लो मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो। फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं ना पॉजिटिव नंबर्स। 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो पहले 10 कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनका सम क्या होगा इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे? कितने हैं टोटल? 10 है तो n की जगह 10 रख दो। बात क्लियर हुई सभी को कैसे करना है? अगर मैं बोलूं फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो तो n की जगह 100 रख देंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? नहीं आई है तो बताओ, आ गई है तो बता दो। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपसे कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? सॉरी 100 बोल रहा हूं, 1000। तो n की वैल्यू 1000। ठीक है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम होता है Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो n की जगह क्या रख दो? 1000। तो 1000 इंटू 1000 + 1/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 से 10, 0 0। सो एस एन इज इक्वल टू 500 इंटू 1000 + 1 कितना हुआ? 1001। तो ये आंसर कितना आएगा? 500500। बताइए क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को कैसे करना है? ओके, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, तो करो इसको सॉल्व। इस फॉर्मूले का यूज करना है।
वेरी गुड आशु। सोनाली प्लीज कैलकुलेशन चेक करिए। एन की जगह क्या रख देंगे 50। भाई एन क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप एक बात खुद सोचो कि फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 से लेकर 50 तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 50 ही तो होंगी। 1 से लेकर 50 तक 50 नंबर ऑफ टर्म्स होगी, यानी एन की वैल्यू 50 हो गई। एन की वैल्यू क्या हो गई? 50। तो इसमें 50 रख देंगे। एस 50 इज इक्वल टू 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2। तो 2 से 50 को डिवाइड किया 25 आ गया। तो ये क्या है? 25 इंटू 51। तो 25 1 जा 25, 2 25 5 जा 125 प्लस 2 इज 127। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। करिए इसको सॉल्व। सर शो हो रही है, क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आप ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए है 410 यानी 410। ऑप्शन बी है 820। ऑप्शन सी है 1640। ऑप्शन डी है 780। 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है 7 में से। हम्म, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। भाई एन की जगह फॉर्मूला पता है ना सभी को? एन की जगह 40 रखना है बस। इतना इजी है ये। इस एन की जगह 40 रख के कैलकुलेट ही तो करना है। 8 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। मुझे लग रहा है आप लोगों का ध्यान कहीं और है। इतना इजी क्वेश्चन, इसमें करना ही क्या था? भाई सिंपल चीज, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 से लेकर 40 तक हो गए ना। 1 2 3 4 5, कहाँ तक हो गए? 40 तक। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 40 ही तो होंगी जब 1 से लेकर 40 तक है। तो भाई 1 2 3 4 5 40 ही टर्म्स होंगे, यानी एन की वैल्यू 40 है। तो एस 40 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 40 रख दी इंटू 40 प्लस 1 अपॉन में 2। 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आया।
तो S40 इज इक्वल टू क्या आया 20 इंटू 40 प्लस 1 कितना होगा 41। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 41 इंटू 2 82 होता है और एक जीरो आ गई तो 820 आएगा ना। कोई ए आंसर दे रहा है कोई सी आंसर दे रहा है। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर क्लियर है सभी को बताइए। ठीक है तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और एंड करते हैं इस चैप्टर को। चलिए फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सर एक बार क्वेश्चन बोलना फिर से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूं अगर आपको नहीं दिख रही है तो बताना दिखेगी या नहीं। दिख रही है क्या स्क्रीन अब। नो सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके। तो आपको सम निकालना है फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स का। ऑप्शन ए है 19950, ऑप्शन बी है 19900, ऑप्शन सी है 20100, ऑप्शन डी है 20000। अगर दोबारा ऑप्शन सुनने हो तो बता देना। ओके सर। लास्ट 15 सेकेंड्स। सर ऑप्शन बता दो। ऑप्शन ए है 19950, ऑप्शन बी है 19900, ऑप्शन सी है 20100, ऑप्शन डी है 20000। थैंक यू सर। ओके चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो इस बार फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी n की वैल्यू है 200। तो सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो s 200 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 प्लस 1/2। तो ये कट गया 100 टाइम्स। सो s 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 201। तो ये हो गया 20100। ठीक है 1 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 201 आया बाकी 2 जीरो लगा दी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। बताइए यहां तक सभी को क्लियर। यस सर। तो इसी के साथ ही हमारा ये 5th चैप्टर यहीं पर खत्म होता है फाइनली। और अब जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो बताइए रेडी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। करें स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। वो 3 वर्ड्स क्या है। हाँ आपके क्वेश्चन पर आते हैं। ये अभी बताया तो ये अच्छा 1+3+5 अभी आते हैं इस पर। मानसी अभी आएंगे इस पर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड्स से मिलकर बना है। ट्राई
गोनोमेट्रॉन। तो इनका मतलब क्या है, देखो ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट करना, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई गोनो, यहाँ पे गोनो आएगा, एंड मेट्रॉन, तो यानी 3 साइड्स मेजरमेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 3 साइड्स किसके पास होती है, 3 साइड्स किसके पास होते हैं। मजे आ गए कैसे, ट्रायंगल के पास। हिना क्या मजे आ गए। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, कितने मजे आएंगे चैप्टर अच्छा में। अच्छा अच्छा, ओके। तो 3 साइड्स किसके पास होती है, किसके पास होती है 3 ट्रायंगल के साइड्स, पास है। ट्राइंगल के पास। ठीक है, तो यहां से हमें ये चीज समझ में आ गई कि हम यहां पर ट्राइंगल का कुछ देखेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स, यही तो होते हैं एक ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। एक ट्राइंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो रिलेशन है, उसकी जो स्टडी है, उसकी जो स्टडी है वो हम किस में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। एक ट्राइंगल, अब वो ट्राइंगल कौन सा है वो हम अभी जानेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल, हम यहां पर ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। उस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उसकी जो स्टडी है, हम किस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। किस में करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा है, ट्राइंगल में 3 साइड्स 3 एंगल्स, उन दोनों का जो रिलेशन है उसकी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है, जो चार्ट मैंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे क्या। एटलीस्ट हमें ये पता चल गया हम पढ़ेंगे क्या, हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी साइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब सवाल उठता है कि ट्राइंगल कौन सा पढ़ेंगे, तो कौन सा ट्राइंगल पढ़ेंगे, राइट एंगल यस, ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्राइंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अगर किसी को हिंदी में जानना हो तो पूछ लेना, कोई भी वर्ड अगर हिंदी में जानना है तो पूछ लेना। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। जो 90 डिग्री का कोण होता है। यस, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे ये। ठीक है, और बाकी दोनों एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल्स हो। बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स यानी 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो आपको पता है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं भाई, किसी भी ट्राइंगल में 3 ही होती हैं, इसमें भी 3 ही है, इसमें भी 3 साइड्स हैं। ठीक है, मान लो एक है ए बी, ये हो गई बी सी और ये हो गई सी ए। ठीक है, और मान लो ये मेरा एंगल है 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो 3 साइड्स होती है इनके कुछ नाम होते हैं। एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और तीसरी को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में एक को हम बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है कर्ण,
और इसको बोला जाता है आधार। इसको बोला जाता है आधार। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसको तो परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और किसको बेस बोलेंगे। तो आप बताओ किसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, किसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, किसको बोलेंगे बेस? सर ए बी बताओ परपेंडिकुलर। सर क्यों? जो 90 एंगल का तो होगा बीसी, ना उसको हम परपेंडिकुलर। बीसी भी तो 90 डिग्री पर है, ये क्यों नहीं है परपेंडिकुलर? ये भी तो हो सकता है। बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? बीसी परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता क्या लगता है आपको? हो सकता है ना? है तो सर। तो अब हमें ये पढ़ना है कि बीसी कब होगा परपेंडिकुलर और ए बी कब होगा परपेंडिकुलर। ये दोनों ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने एंगल सी लिया, फोर एंगल सी, ठीक है, फोर एंगल सी। हमेशा ध्यान रखना जिस एंगल की बात हो रही है, जिस एंगल की बात होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपसे आपको एंगल दिया होगा, तो जो एंगल आपको दिया गया है, जैसे मैंने यहां पर आपको एंगल सी दिया है, तो उसके सामने जो साइड होती है, सी के सामने कौन सी साइड है, सी के अपोजिट कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर बी। सी के अपोजिट है ए बी। भाई ए सी के एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। एंगल सी के अपोजिट क्या है? ए बी। तो जो सी के जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर एंगल सी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कौन सा एंगल है, मैंने यहां पर मान लिया एंगल सी है, तो एंगल सी के लिए उसके सामने वाली जो या उसके अपोजिट जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर। तो इसमें ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर ये चीज? ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री यहां पर है, 90 यहां पर है, तो 90 के अपोजिट, 90 के सामने कौन है? ए सी। तो 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज, तो यहां भी लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो तीसरा बच गया बीसी, उसको हम कहते हैं बेस। ये हमारा हो गया बेस। क्या आपको एक क्लियर है कि कैसे हम नाम डिसाइड करते हैं? जिस एंगल की बात हो रही है, यहां पर सी की बात हो रही है, तो सी के सामने जिसकी बात हो रही है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके सामने हुआ मेरा परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कर्ण होगा। अगर तो सर ए 90 यार, होता, एक ही बात की अभी होती ए तो पर आ रहा हूं। बीसी। हाँ अभी ए पर आ रहा हूं, पहले इसको कर लें एक बार। ए पर भी आ रहा हूं। और 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो तीसरा बच गया वो बेस। बताइए ये क्लियर है सभी को? अब जैसा कि अभी, अच्छा इसका किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब जैसा कि अभी पूछा एक स्टूडेंट ने कि अगर ए होता तो चलो ए भी लेकर देख लेते हैं। मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल हो गया। अरे यार, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब कहा गया कि अगर ए होता, अभी मैंने सी लिया था, अभी मैंने एंगल सी लिया था, अब मैं मान लो एंगल ए लिया मैंने। अब मैंने क्या लिया? फोर एंगल ए।
और एंगल ए। तो अब ए की बात हो रही है, तो ए के सामने वाली जो साइड होगी अब उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो बीसी परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीसी। ठीक है, तो बीसी क्या हो गया? परपेंडिकुलर यानी लंब। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा वही रहा, तो एसी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। एसी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और तीसरा जो बच गया ए बी, वो हमारा बेस होगा। तीसरा जो बच गया ए बी, वो हमारा बेस होगा। क्लियर हुआ? तो जब जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो। जब मैंने एंगल सी लिया तो सर परपेंडिकुलर ए बी था, ठीक है। और जब मैंने एंगल ए लिया तो सर परपेंडिकुलर बीसी हो गया। पहले जब सी था तो परपेंडिकुलर ये था, जब ए लिया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस एंगल की बात हो रही है, जिस एंगल की बात हो रही है परपेंडिकुलर उसके सामने होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। देखो हाइपोटेन्यूज पहले भी एसी था, हाइपोटेन्यूज पहले भी एसी था, हाइपोटेन्यूज अब भी एसी ही है। यानी एंगल के चेंज होने से हाइपोटेन्यूज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप देख रहे हो, बेस बदलता है ना सर? बेस और परपेंडिकुलर सिर्फ बदलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, एसी पहले था, एसी ही अब है। यानी एंगल से हाइपोटेन्यूज का कोई लेना देना नहीं है। बदलते कौन कौन है? परपेंडिकुलर और बेस। जब सी एंगल था तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। जब एंगल ए था तो परपेंडिकुलर नीचे आ गया, बेस ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, और अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस करें। अगर इसमें कोई डाउट रह जाता है तो फिर आगे की क्लास में प्रॉब्लम आ सकती है, तो अगर कोई डाउट है तो बता दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री के, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के यूज क्या क्या है? फाइंड बिल्डिंग हाइट, तो हाइट वगैरह निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, बिल्डिंग की हाइट वगैरह निकालने में। फाइंड द डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर जो सबमरीन हमारी चलती हैं उनकी वो कितनी गहराई पर है, कितनी डेप्थ है उनकी वाटर के सरफेस से, वो उसका पता लगाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लैडर, एक लैडर की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द एयरप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो हमारा एयरप्लेन है वो कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेली लाइफ में। ठीक है, ओके, इसलिए यूज की जाती है ट्रिग्नोमेट्री। जो ये पता चल जाता है ना कि जो हमारा एयरप्लेन है वो कितनी हाइट पर उड़ रहा था, तो वो क्या उससे थोड़ी नापेंगे ले जाकर स्केल से, स्केल से नापेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्री से हम करते हैं। हाँ, ये 9th चैप्टर में है, ठीक है, वहां पर आप पढ़ोगे इसको। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है। ठीक है, एंगल पर ये डिपेंड करता है, एंगल के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, अच्छा एक चीज मुझे बतानी रह गई, इसमें ही बता देता हूं, ये बतानी रह गई थी, फिर हम उसको देख लेंगे। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं। जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसको हम H से डिनोट करते हैं। जो हमारा बेस होता है उसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार। ओके, एक मुझे ये बताना था क्योंकि ये आगे मैं बार बार लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और, सबसे बड़ी, सबसे क्या बोलेंगे उसको, लेंथ में सबसे बड़ी कौन सी होती है इसमें से? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से कौन सी साइड सबसे बड़ी होती है? तो हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ी होती है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपको बताना था। अब आ जाते हैं जल्दी से। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।
अपोजिट साइड टू राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। द हाइपोटेन्यूज इज यूजुअली शोन विद द लेटर एच। तो हाइपोटेन्यूज को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात आती है बेस क्या होता है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल द एडजेसेंट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द बेस। अच्छा, इस लाइन को समझो थोड़ा, इस लाइन का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछे बेस की डेफिनेशन बताओ तो आप क्या बताओगे। देखो, बेस क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई थी, ऐसे ही बता दिया था कि क्या बेस को हम पहचानते कैसे। अब मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं कि बेस एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर मैं कहूं एंगल सी के लिए बेस क्या होगा फॉर एंगल सी, तो बेस क्या होता है, जिस एंगल के लिए आप बेस ढूंढ रहे हो उसकी एडजेसेंट साइड। एंगल सी के लिए आपको चाहिए तो एंगल सी की एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होती है भाई, देखो सी से दो साइड होकर जा रही है, एक होकर जा रही है एसी और एक होकर जा रही है बीसी। यस और नो। सी से, एंगल सी से दो साइड हो रही है, एक तो सी ए है एक साइड, और एक साइड क्या है सी बी। इनमें से एडजेसेंट कौन सी है, तो एडजेसेंट साइड वो होती है, बताओ कौन सी है इसमें से एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो होती है जो 90 डिग्री पर जाकर मिल रही हो, ठीक है, वेरी गुड। एडजेसेंट साइड मतलब संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है, ठीक है भाई। सी सी से दो साइड, दो भुजाएं जा रही है, एक तो ये है सी ए और एक है सी बी। तो 90 डिग्री पर कौन सी जाकर मिल रही है, ये सी बी जाकर मिल रही है ना, या 90 पे देखो। तो इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड, और जो एडजेसेंट साइड होती है उसी को हम बोलते हैं बेस, उसी को हम बोलते हैं बेस। तो हमारा बेस होगा ये एंगल सी के लिए। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ए बी, वेरी गुड। जो 90 डिग्री पर जाकर मिल रही हो भाई, ए से दो साइड जा रही है, एक ए सी और एक ए बी। तो 90 डिग्री पर कौन सी जा रही है, यहां देखो ना 90 डिग्री पर तो ये ए बी आ रही है ना, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी, ए बी। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी। एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी। एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, बी सी। तो समझ में आया। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। तो जो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है संलग्न भुजा, यानी 90 डिग्री पर जो जाकर मिल रही है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये क्लियर है सभी को यहां जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बताओ, जिस एंगल, भाई सी के लिए बोल रहा हूं तो आप देखो सी से कौन सी साइड ऐसी जो 90 पर जाकर मिल रही है। तो सी से ये जाकर मिल रही है तो ये बेस हो गया, ए से ये 90 पर मिल रही है तो ये बेस। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल। तो जिस एंगल की बात हो रही है, अगर ए की बात हो रही है तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया अपोजिट साइड। अगर सी की बात हो रही है तो सी के लिए परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड, ठीक है। इसको हम हाइट भी बोलते हैं और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक परपेंडिकुलर, बेस और हाइट क्या होते हैं, बताओ। तो जल्दी से बता दो, ए के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइट जल्दी से लिख दो। ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, CB। सी बी, ठीक है भाई। ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ये। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और तीसरा जो बचा वो बेस हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। बताओ क्लियर है यहां तक सारी चीजें सभी को, बताइए। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूं। सी के लिए और बता दो परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए। BC। हाँ, सी के सामने ए बी, ठीक है। और बेस क्या होगा, सी के लिए बेस, CB। वेरी गुड, बी। CB। बीसी या सीबी आप कुछ भी बोल सकते हैं,
ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, टाइम हमारा हो चुका है खत्म। अब आ जाते हैं डाउट्स पर। तो जिनके